हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम करने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेबल के एमसीक्यूज। तो चलिए आ जाते हैं मेन मेन्यू पे। मेन मेन्यू से आते हैं स्कूल पे जाएंगे। जैसे स्कूल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लासेस पूछी जाएगी। क्लासेस कौन सी है भाई? हमारी क्लास 8 है, हिस्ट्री, राइट। तो हिस्ट्री कॉलम पे क्लिक करते हैं। हिस्ट्री क्लास 8 से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। जैसे अब इस पे क्लिक करेंगे तो एमसीक्यू पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा चैप्टर। तो बेसिकली चैप्टर है व्हेन पीपल रेबल। अब फिर हम आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। देखिए कितना इजी था। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। बख्त खान वाज अ सोल्जर फ्रॉम। बख्त खान एक जो हमारे इंडियन कैंटोनमेंट थे, जो वहाँ पे एक आर्मी फोर्स थे, उसमें से एक बहुत ज्यादा शूरवीर सोल्जर रह चुके हैं, जो शहीद भी रह चुके हैं, शहीद हो गए थे। तो बेसिकली ये बरेली से बिलोंग करते थे। बरेली इस वक्त पे मध्य प्रदेश में है। एंड बख्त खान इंडियन कैंटोनमेंट में उसमें एक सोल्जर थे, ठीक है, जो एक सेनानी भी रह चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंटिन्यू टू फाइट अ गोरिल्ला वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। तो किसने गोरिल्ला वॉर ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो कंटिन्यू कर रहे थे, यानी कि लड़े जा रहे थे। तो बेसिकली गोरिल्ला वॉर क्या होता है ना कि स्मॉल पर्टिकुलर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ना, जिसके अंदर पर्सनल्स होते हैं, सिविलियंस होते हैं, उनके साथ लड़ाई करना, गोरिल्ला वॉर, ठीक है। तो इसको गोरिल्ला वॉर बोला जाता है। सो बेसिकली ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहेब, पेशवा बाजीराव 2। तो बेसिकली आंसर तात्या तोपे होगा। तात्या तोपे ने ही गोरिल्ला वॉर लड़े थे। तात्या तोपे बेसिकली बहुत ज्यादा यंग थे इससे, और उन्हें किसी भी तरीके की फॉर्मल मिलिट्री एजुकेशन नहीं दे रखी थी। उन्हें अच्छी तरह किसी ने बताया नहीं था कि कैसे करके लड़ा जाता है, लेकिन स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट जनरल एट दैट टाइम। बहुत अच्छे इंडियन जनरल रह चुके हैं ये तात्या तोपे। और उसके बाद इनको बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी के वक्त पे हैंग टिल डेथ का करार दे दिया था, जब ये डिफीट हो गए थे कर्नल कैंपबेल के जरिए, ठीक है। सो आंसर विल बी तात्या तोपे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम। म्यूटिनी कहाँ से स्टार्ट हुई? म्यूटिनी यानी कि विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो बेसिकली बरेली, दिल्ली, आगरा, मेरठ, यहाँ पे सारी बहुत ज्यादा कंप्राइजिंग यानी कि बहुत ज्यादा कॉमन ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से शायद आप लोग सोचे कि हाँ यार इसमें तो सारे सही लग रहे हैं। तो बेसिकली मेरठ से सबसे पहले ये जो गूंज उठी थी, विद्रोह की गूंज, वो सबसे पहले मेरठ से उठी थी, क्योंकि मेरठ का जो कैंटोनमेंट था, जैसे मैंने आपको बताया कि हर अलग अलग शहरों में एक एक कैंटोनमेंट था, तो वैसे ही मेरठ में सबसे पहला कैंटोनमेंट था। पहले मेरठ के साथ साथ मेरठ के जितने भी सिपाही थे उनके साथ पहले विद्रोह हो रहा था। उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। उनको सुअर की जो चर्बी होती है, गाय की चर्बी, उससे बना हुआ कार्ट्रिजेस यूज करने पे उनको बोला जा रहा था। तो जैसे मेरठ में ऐसी बातें सुनी तो ये हर जगह फैल गया। देन दिल्ली, आगरा, हर जगह ये धीरे धीरे करके फैलता गया। तो द म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ मेनी सिपॉइज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इन जेल ऑन 9 मई 1857। अब जब ये विद्रोह खत्म होते जा रहा था तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको सेंटेंस दिया जा रहा था, जिनको एक एक सजा दे दी जा रही थी। जैसे औरंगजेब हो गए और बेगम हो गई वहां की, साथ साथ बहुत से ऐसे लोग थे जिनको जेल का करार, किसी को 10 इयर्स, किसी को हैंग टिल डेथ, किसी को पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जा रहा था। तो बेसिकली उस वक्त पे 85 सोल्जर्स को क्या कर दिया गया था? डिसमिस कर दिया गया था और 10 साल की सजा दे दी गई थी जेल में बिताने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उनसे बदतमीजी करी थी और ऑफिशियली उनका बातें नहीं मानी थी, पालन नहीं करा था ऑर्डर्स का। तो बेसिकली इनको 10 इयर्स की सजा दे दी गई थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द सिपॉइज वर एंग्री विद द ब्रिटिश बिकॉज। सिपॉइज ब्रिटिश से क्यों गुस्सा थे? तो ये कुछ ऑप्शन है ऑफ देयर पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड और रूल कर देना चाहते थे, मुस्लिम और हिंदुओं में फूट डाल के उन सबको अलग कर देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते ही थे कि मुस्लिम और हिंदू सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है और एक होगा जो सच में हमें बाहर निकालना पड़ेगा, हम सच में कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो ये सबको डिवाइड एंड रूल करने की इनकी बहुत बड़ी संरचना रहती थी। ऑफ द कार्ट्रिज एपिसोड में सुअर और गाय की चर्बी होती थी कार्ट्रिज के अंदर। जो बंदूक में जो कार्ट्रिज लगाई जाती है, तो उसको कार्ट्रिज लगाने से पहले उसे फाड़ा जाता है मुंह से, तो इससे उनका धर्म अशुद्ध हो सकता था।
ऑफ देयर इंटॉलरेटिंग बिहेवियर, वो उनके साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं करते थे, लात मार देते थे, बदतमीज से बात करते थे ब्रिटिश, बेसिकली दे डोंट गिव एनी रिस्पेक्ट। तो बेसिकली नन ऑफ दीज होगा, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, इनमें से ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो बेसिकली कार्ट्रिज एपिसोड बहुत बड़ी बात थी। हिंदुओं के लिए गाय माता होती है और मुस्लिमों के लिए सूअर हराम होता है, और उन दोनों की चर्बी उस कार्ट्रिज में लगी हुई थी। वो बिहेवियर भी बर्दाश्त कर लेते थे और वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को भी ऐसे करके अफवाह सोच रहे थे। लेकिन ये जो हुआ था, ये उन्होंने कुछ सिपाहियों ने जाके खुद ब खुद फैक्ट्री में देखा था कि सच में वहां पे सुअर की चर्बी को गलाया जा रहा है और कार्ट्रिजेस में लगाया जा रहा है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा उनको गंभीर लगा था, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, विच एम्परर ब्लेस द म्यूटिनी। उस वक्त पे जैसे हम जानते हैं हमारे मुगल एम्पायर के सबसे लास्ट में जो एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने पूरे के पूरे विद्रोहियों को, जिनको विद्रोही कहा जाता है बट हम तो स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, पूरे के पूरे म्यूटनी को, कैंटोनमेंट को ब्लेस करा था, उनका साथ दिया था। बस वो ये कह रहे थे कि आप तो बूढ़े हो चले लेकिन आपका परचम ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सो बेसिकली बहादुर शाह जफर लड़ने तो नहीं आ पाए थे, लेकिन उनका परचम ही बहुत बड़ा एक तरीके से सपोर्ट और बैकबोन बन गया था, ठीक है। सो द आंसर विल बी बहादुर शाह जफर। बख्त खान एक सोल्जर थे, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, और मीर जाफर भी नहीं होगा, ठीक है। अब आंसर है हमारा बहादुर शाह जफर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। जैसे कि मैंने आपको हर जगह मतलब चैप्टर्स में हमने पढ़ाई है कि वाइसरॉय को गवर्नर जनरल भी बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शंस, चीफ कमिश्नर, गवर्नर जनरल, फॉरेस्ट मैनेजर एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा गवर्नर जनरल। वाइसरॉय को गवर्नर जनरल का टाइटल खिताब दिया जाता था। बहुत से गवर्नर जनरल रह चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डेलहाउसी, कैंपबेल, कर्जन, वाइसरॉय कर्जन रह चुके हैं, और रॉबर्ट क्लाइव, बहुत सारे गवर्नर जनरल को हमने नाम सुना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन। तो सब्सिडरी अलायंस अवध में कब इम्पोज हुआ था? बेसिकली सब्सिडरी अलायंस में आपको शॉर्ट में बता दूं तो ब्रिटिशर्स जानबूझ के फोर्स करते थे सारे के सारे राजाओं को कि भाई तुम हमारी सेना तुम्हें यूज करनी पड़ेगी, अपनी सेना तुम यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना यूज करो, और जितनी हमारी सेना यूज करोगे उसका तुम्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसके अंदर पैसे भी देने पड़ेंगे। सो बेसिकली ऐसे बहुत बार होता था कि बहुत से राजा पे करने के लिए दे आर अनेबल टू पे, तो उनके ऊपर एक डेप्ट चढ़ता जाता था और वो ये कहते थे कि अगर तुम डेप्ट नहीं दे पाए तो हम तुम्हारी टेरिटरी को हड़प लेंगे, ऐसे बोला जाता था। तो दिस वाज सब्सिडरी अलायंस। तो अवध लास्ट जगह थी जहां पे सब्सिडरी अलायंस इम्पोज हुआ था, एंड अवध लास्ट टेरिटरी भी थी जो लास्ट में हड़पी गई थी, ठीक है। तो बेसिकली अवध इस वक्त पे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हुआ था 1801 की बात है जब सब्सिडरी अलायंस लास्ट अवध पे इम्पोज कर दिया गया था, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हेन वाज लॉ मेकिंग कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी मेड इजियर। कब क्रिश्चियनिटी में कब लॉ बना दिए गए थे, क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन हो रहा था। आप तो जानते हैं कि इंडिया को सारे के सारे ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना चाह रहे थे, उनको क्रिश्चियन बना देना चाह रहे थे। तो बेसिकली इसका कन्वर्जन कब से इफेक्ट दिखने लग गया था और ये कब हो गया था? यहाँ पे ऑप्शन है 1810, 1815, 1850, 1855। तो द राइट आंसर विल बी 1850s के वक्त पे क्या हो रहा था, लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी में, इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करने का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीजन टेकन बाय ब्रिटिश टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। अब कौन से डिसीजन, इनमें से कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जिसने जहां पे देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं और कैसे करके इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करा है, थोड़ा सा बदला है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस है, लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, दे एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, इंग्लिश एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली सारे के सारे आंसर सही हैं। उन्होंने सती प्रथा को उन्होंने अबॉलिश करा था, लॉर्ड डेलहाउसी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, इन लोगों ने काफी ज्यादा इस चीज को काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग देखा और इस चीज को बंद करा, सती प्रथा को। और विडो की रीमैरिज भी होनी चाहिए, विडो जो विधवा होती है उसकी वापस से शादी होनी चाहिए, उसको भी काफी ज्यादा इन्होंने आगे फॉलो किया उसको भी, एंड उसको अबॉलिश करवा दिया। इंग्लिश एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, ये गलत किया,
तो एक्चुअली उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को काफी ज्यादा प्रमोट करा एक्टिवली एंड सारे हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को खत्म करने की कोशिश करी। तो बेसिकली आंसर ये ऑल ऑफ द अबव ही होगा। इस तरीके से उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश करी। अब हम रिजल्ट देख लेते हैं। हमारा रिजल्ट है 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं हमने। ये इसके सारे आंसर आ जाते हैं। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपर्ट बनते जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए, गो टू evidyarthi.in और वहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में सब कुछ फ्री मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है वहाँ पे, MCQ, ई बुक, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ। और हम फिर से आपसे मिलेंगे विद अनदर क्वेश्चंस, आंसर की वीडियो और MCQ और चैप्टर। तो मिलेंगे फिर से, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।